इसराइल के अंदर कई दिन से पैनिक मचा हुआ है। लुद समेत कई शहरों में सिविल वॉर चल रही है। यहूदी शहरी इसराइल के मुसलमान शहरियों की मस्जिदें वहाँ पर जला रहे हैं और मुसलमान जो अरब शहरी हैं वो वहाँ पर यहूदियों के सिनेगोग्स जला रहे हैं। ये सब वहाँ पर हमास के हमलों के अलावा हो रहा है। इसराइल के अरब और यहूदी शहरी गलियों में जत्थे बना के घूम रहे हैं, एक दूसरे की आबादियों पर हमले कर रहे हैं। पुलिस वहाँ की नाकाम हो चुकी है इन हमलों को रुकवाने में। अच्छा, कई शहरों के अंदर वैसे तो ये मनाजर नज़र आ रहे हैं, लेकिन वेस्ट बैंक के पास ये जो लुद शहर है यहाँ सबसे ज़्यादा ऐसे मनाजर देखने को मिल रहे हैं। लुद बड़ा एक पुरस्कार किस्म का, एक मिस्टीरियस किस्म का शहर है। वैसे लुद शहर का नाम आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में भी आया हुआ है। सदियों तक मुसलमान जब भी इस शहर के करीब से गुजरते थे या इस शहर के अंदर जाते थे तो हैरान होते थे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक इस शहर के अंदर दुनिया की तारीख़ का एक बहुत बड़ा इवेंट होना है फ्यूचर में। और लुद एक छोटा सा गांव टाइप का एक इलाका रहा है। अब मुसलमान जब भी इस शहर को देखते थे या इस शहर में जाते थे, वैसे भी यहाँ पर अक्सरियत पहले मुसलमानों की थी, लेकिन हज़ारों साल पहले यहाँ पर यहूदी रहते थे। तो मुसलमान बड़ा हैरान होते थे कि आखिर इस शहर के अंदर क्या है कि यहाँ पर फ्यूचर में इतना बड़ा इवेंट होने वाला है, इतना बड़ा एक वाक़या होने वाला है। और लुद एक छोटा सा, जैसे कि हमने बताया कि गांव टाइप का इलाका रहा है हिस्ट्री में, और अब भी इसकी आबादी कोई 70-77 हज़ार के करीब है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर चूँकि मॉडर्नाइजेशन हो गई है इसराइल के अंदर, तो कुछ बिल्डिंगें लुद के अंदर भी बन गई हैं, 2-4 मार्केटें भी वहाँ पर नज़र आती हैं। 1948 में यहूदियों ने यहाँ से मुसलमानों को मार मार कर निकाल दिया था और कोई 1050 मुसलमान ही रह गए थे। लेकिन आज यहाँ की आबादी में 70% यहूदी हैं और 30% मुसलमान भी रहते हैं, जिनके दरमियान ये सिविल वॉर चल रही है इस वक्त। अच्छा, वो वाक़या कौन सा है जो कि यहाँ पर फ्यूचर में होने वाला है हदीस के मुताबिक, और जिस वजह से इस शहर को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है? वाक़या ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनको इस्लाम में मसीह का दर्जा हासिल है और जिनके दोबारा आमद के लिए हदीसों में क्लियरली खबरें मिलती हैं कि वो दोबारा आएंगे और दोबारा आकर झूठे मसीह, यानी जो यहूदियों का मसीह होगा दज्जाल, इनके साथ हज़रत ईसा का आखिरी जो मुकाबला है वो इसी शहर लुद के अंदर होना है। दमिश्क में जब हज़रत ईसा को दज्जाल देखेगा तो वहाँ से भाग निकलेगा डर के मारे, और भाग के वो यहाँ लुद में आ जाएगा, जबकि हज़रत ईसा भी उसके पीछे पीछे लुद में आ जाएंगे और यहीं लुद के मकाम पे ही उसको ख़त्म कर देंगे। और उसकी मौत के साथ ही दज्जाल की मचाई हुई जो दुनिया भर में जंगें, जुल्म, फसाद, बर्बरियत जो थी, ये हज़रत ईसा के हाथों ख़त्म हो जाएगी और दुनिया में अमन कायम हो जाएगा। मुसलमान सोचते थे कि आखिर इस शहर में ऐसा है क्या कि दज्जाल इधर आएगा, आखिर इसकी क्या वजह है? एक ख्याल ये भी है कि लुद के अंदर यहूदियों ने चूँकि एक बड़ा सा एयरपोर्ट बना रखा है हाल ही में, और यहूदियों का मानना भी है कि हमारा बादशाह इस शहर में भी आएगा। तो ये भी एक मुसलमान स्कॉलर्स के नज़दीक ख्याल है कि हो सकता है कि इसी एयरपोर्ट पे दज्जाल अपने किसी दोस्त मुल्क में भागने की कोशिश करेगा हज़रत ईसा से बचने के लिए, और इसी कोशिश में वो लुद तक, दमिश्क से लुद तक आ जाएगा और यहाँ आकर वो फिर किसी सेफ मकाम पर भागने की कोशिश करेगा, तो उसी कोशिश के दौरान वो मारा जाएगा। एनीवे जनाब, अब जबकि जंग जारी है वहाँ हमास और इसराइल के बीच, तो इससे कंटेनमेंट ऑफ चाइना वाला जो अमेरिका का मंसूबा है वो खटाई में पड़ चुका है। इसी पे फॉरेन पॉलिसी, जो कि दुनिया के टॉप न्यूज़ आउटलेट्स में से एक है, फॉरेन पॉलिसी लिखता है कि कैन बाइडन पिवट टू एशिया वाइल इजराइल एंड गाजा बर्न। जंग तो एशिया में भी छेड़नी है ना, चीन को सकिन करने के लिए, लेकिन चीन तो सकिन नहीं हुआ, अमेरिका खुद मिडल ईस्ट के अंदर सकिन हो गया है। उर्दू में इस सिचुएशन के लिए एक बड़ा कमाल का इडियम है कि उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। बॉलीवुड का एक मशहूर क्लासिकल गाना है कि हम थे वो थे और समा रंगीन, समझ गए ना, जाना था जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना। लेकिन यहाँ बाइडन को जाना था चीन और बाइडन पहुंच गया है इसराइल। तो हुण की करिए? 3 दिन
3 दिन से गजा के बाहर इसराइली फौजें हजारों की तादाद में तैयार खड़ी हैं, टैंक लेकर, भारी असला लेकर कि हमास को गजा के अंदर घुस के मारेंगे। जैसे मोदी जी पाकिस्तान के अंदर घुसने की बातें करते हैं, वैसे नेतन्याहू जो उनके दोस्त हैं, नरेंद्र के दोस्त नेतन, आजकल ये बातें कर रहे हैं कि मैं तो घुस के मारूंगा। लेकिन पप्पा नहीं मान रहे इसराइल के, अमेरिका इजाज़त नहीं दे रहा है। अमेरिका कह रहा है कि नहीं नेतन, अभी रुक जाओ। अच्छा, ऐसा क्यों है? अमेरिका क्यों इजाज़त नहीं दे रहा? आखिर अचानक से क्या अमेरिका के दिल में फ़लस्तीनियों के लिए हमदर्दी पैदा हो गई है? नहीं, हमदर्दी भी पैदा नहीं हुई। तो फिर गज़ा के अंदर इसराइल को जाने की इजाज़त क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि इसराइल और अमेरिका के सामने 4 बहुत बड़े रीज़न्स हैं जिनको वो कंसीडर कर रहे हैं कि पहले इन रीज़न्स को, इन थ्रेट्स को ज़रा हम लोग ख़त्म कर लें, जो कि इसराइल के गजा के अंदर जाकर मार कुटाई करने से पैदा हो सकते हैं। पहले भी इसराइल कई बार गजा के अंदर फौज डाल के हमास को ख़त्म करने का ऐलान करके मिशन मुकम्मल करके वापस आ चुका है, लेकिन हमास कहीं से दोबारा तुलू हो जाती है, बल्कि पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के निकलती है और पता नहीं कहाँ से हमास के फौजी दोबारा निकल के आते हैं। इस बार यूएस और इसराइल के सामने 4 चीज़ें हैं। इन 4 चीज़ों को इस वक्त चेक किया जा रहा है गज़ा के अंदर दाखिल होने से पहले। पहली बात तो ये है कि अगर इसराइल अंदर गया तो हिजबुल्लाह जो है लुबनान वाला फ्रंट बॉयल कर देगी, और हिजबुल्लाह के हेड सैयद हसन नसरुल्लाह कह भी चुके हैं कि इस वक्त फ़लस्तीनियों की हमारी हेल्प की ज़रूरत है ही नहीं। उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान दे दिया है इसराइल का। अकेले ही इसराइल के लिए उन्होंने जहाज़ बंद करा दिए हैं, पूरी दुनिया के फ़्लाइट्स बंद हैं इसराइल में जाने के लिए, और इसराइल से आने के लिए पूरी दुनिया की फ़्लाइट्स बंद हैं। इसराइल की ऑयल पाइपलाइंस जो हैं वो उड़ रही हैं, पूरे मुल्क में जो है वो ऑयल पाइपलाइंस उड़ा दी गई हैं, पूरा मुल्क बंकर में है। तो अकेले हमास और इस्लामिक जिहाद ने ही ये हाल बना दिया है। तो सैयद हसन नसरुल्लाह कहता है कि जब नीड होगी इनको तो हम भी आ जाएंगे। और लुबनान से इसी सिलसिले में कुछ रॉकेट्स की सलामी भी दी गई है हिजबुल्लाह की जानिब से कि हम भी यहाँ पर खड़े हैं राहों में, कोई भी कदम उठाने से पहले सोच लेना। ये पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि हमास और हिजबुल्लाह दोनों को ईरान की हमायत हासिल है, जबकि हमास को तुर्की की भी हमायत हासिल है, तुर्की भी हमास को सपोर्ट करता है। तो ईरान जो है ये सीरिया वाली साइड से भी फ्रंट खुलवा देगा इसराइल के लिए, उधर से लुबनान, इधर से सीरिया वाला फ्रंट। यानी इसराइल गजा में हमास के साथ उलझा हुआ होगा तो वहाँ लुबनान का फ्रंट खुला हुआ होगा, यहाँ सीरिया का फ्रंट खुला हुआ होगा। और फिर ये भी हकीकत है कि हिजबुल्लाह के पास रॉकेट्स कम है, ईरानी मिसाइल उनके पास ज़्यादा है, और अगर 4-6 मिसाइल ही हिजबुल्लाह के गिर गए इसराइल के किसी शहर पर तो ये पूरे के पूरे शहर को पैरालाइज कर सकते हैं। तो हिजबुल्लाह निस्बतन एक बहुत बड़ी फोर्स है हमास के मुकाबले में। तीसरा फैक्टर तुर्की एक्टिव है बहुत ज़्यादा, और तुर्की से इसराइल को ये भी ख़तरा है कि ऐसा ना हो कि तुर्की एयर स्ट्राइक न कर दे हमारे अंदर, अगर हम लोग एक हद से ज़्यादा गजा के ख़िलाफ़ जाते हैं तो ये भी एक ख़तरा है कि ईरान और तुर्की वैसे ही इस इशू पर एक पेज पे हैं। ये 3 इसराइल के लिए बड़े अहम इशूज़ हैं जिनको वो इस वक्त कंसिडर कर रहे हैं गजा में दाखिल होने से पहले। लेकिन इन 3 के अलावा एक चौथा फैक्टर भी है, और वो चौथा फैक्टर अमेरिका का फैक्टर है। इसराइल से ज़्यादा वो अमेरिका के लिए परेशान कुन बात है। अमेरिका को ये डर है कि अगर ईरान, जो कि इस जंग में इनडायरेक्टली कूदा हुआ है, अगर ईरान पे अमेरिका ने इस जंग में प्रेशर डाला तो दुनिया भर की पाबंदियों के बावजूद ईरान हमें लिफ्ट नहीं करवाता रहा माजी में भी, तो इस बार भी नहीं कराएगा। यानी हमारे प्रेशर को वो रद्दी की टोकरी में डाल देगा, डस्टबिन में उधर उठा के फेंक देगा। और अमेरिका जानता है कि इधर से हम एक बात कहेंगे तो जवाब में वो हमें 10 चीज़ें सुनाएंगे ईरानी, जैसा कि वो आज तक करते आ रहे हैं। और अमेरिका को डर ये भी है कि अगर हम ईरान को कुछ कहते हैं तो ऐसा ना हो कि ईरान हमें न्यूक्लियर डील वाले टॉक्स ही ना मुंह पे मार दे और कहीं ईरान ये डील ही ना उड़ा दे। अगर ईरान पे अमेरिका ने एक हद से ज़्यादा प्रेशर डाला तो यानी गजा वाला जो मसला है इसका असर यूएस ईरान न्यूक्लियर डील पर भी हो सकता है। ये मसला बाइडन के लिए दर्द सर बना हुआ है। इसी वजह से बाइडन ने इसराइल को अभी तक गो अहेड नहीं दिया और इसराइल अभी तक गजा के बॉर्डर पर खड़े हुए तारे गिन रहे हैं और हमास उनको वहाँ गजा में बैठकर चैलेंज कर रही है कि बॉर्डर पर क्यों खड़े हैं, ज़रा अंदर आए ना, खुशबू लगा के देखते हैं आपको।
क्योंकि गजा के अंदर हमास ने टनल्स की एक ऐसी भूल भुलैया बना के रखी हैं, वो भी मॉडर्न टनल्स, जहां पर 4G इंटरनेट भी है। गजा से बैठेंगे आप टनल में, यानी टनल में अगर आप कूदेंगे तो कोई टनल मिस्र में खुल रही है, यानी गजा में आप बैठे मिस्र से बाहर निकले, और कोई टनल इसराइल के अंदर खुल रही है। इसराइली जब गजा के अंदर जाते हैं तो हमास के फाइटर्स इन्हीं टनल्स में बैठकर, कोई इसराइल के अंदर जाके बैठ जाता है तो कोई मिस्र में चला जाता है। इनके पास आर्म्ड ड्रोन्स भी हैं और इनके पास साइबर वॉर का सेल भी है। एक हमास के पास साइबर वॉर कैपेबिलिटीज भी डेवलप उन्होंने की हुई हैं और इनके पास ड्रोन्स भी आए हुए हैं। तो हमास जो दिखती है वैसी है नहीं, हमास बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ईरान और तुर्की ने इनको बहुत ज़्यादा इक्विप्ड किया है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से, यानी ये इसराइल पे साइबर अटैक भी कर सकते हैं और ड्रोन हमले भी कर सकते हैं। यानी इसराइल में बैठकर ही हमास वाले इसराइल के अंदर ड्रोन भी उड़ा सकते हैं। आप इमेजिन करें कि सूरत हाल कुछ इस तरह की होगी कि इसराइली फ़ौज शहरों के बाहर चौकियां लगा के बैठी हुई हो और पता चले कि शहर के अंदर हमास वाले जो हैं वो खुफिया टनल से दाखिल होकर झाड़ियों में से कहीं उन्होंने ड्रोन मारा और ऐसे गायब हो गए जैसे वहाँ पर कुछ था ही नहीं। शुरू में इन टनल्स की कोई ज़्यादा जानकारी हुआ नहीं करती थी इसराइल को, तो इनके फौजी लड़ते रहते थे आपस में। जब भी हमास कोई कार्रवाई करके चला जाता था तो शहर के बाहर खड़े हुए फौजी कहते थे कि बाहर से कोई भी मशकूक लोग अंदर नहीं आए शहर के, और जो शहर के अंदर जो सिक्योरिटी वाले, इंटरनल सिक्योरिटी वाले, वो कहते थे कि नहीं, अंदर कोई नहीं है, बाहर से आकर कार्रवाई करके गए। इस पे इसराइली फौजी एक दूसरे को गालम गलोच तू में करते रहते थे। अंदर वाले बाहर वालों को कहते कि तू नालायक है, और बाहर वाले अंदर वालों को कहते थे कि नहीं, तू नालायक है। अच्छा, एक और कमाल का काम किया हुआ इन्होंने, इसराइल को फाइनेंशियली डैमेज करने के लिए, फाइनेंशियली ब्लीड करवाने के लिए हमास ने एक और बड़ा कमाल का काम किया हुआ है। DW कहता है कि ये जो आयरन डोम है ना इसराइल का, ये पूरे इसराइल को कवर करता है, और इसके अंदर जो मिसाइल डलते हैं वो मिसाइल जो कि हवा के अंदर ही रॉकेट्स और मिसाइलों को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। तो एक एक मिसाइल जो है आयरन डोम का, इसकी कॉस्ट है $80,000, जबकि गजा से जो हमास वाले रॉकेट मारते हैं ये छोटे से रॉकेट्स हैं, सस्ते वाले। पहले होता यह था कि आयरन डोम बना तो हमास का रॉकेट जब भी आता था तो उधर हवा में ही वो हिट हो जाता था, लेकिन अब जो रॉकेट्स आ रहे हैं ये मॉडिफाइड रॉकेट्स हैं और इनकी रेंज भी ज़्यादा है, और हमास को पता है कि अगर उन्होंने किसी टारगेट पर 10 रॉकेट्स मारने हैं तो कितने इजाफी रॉकेट्स इन्होंने 10 के साथ और भी भेजने हैं, क्योंकि 90% रॉकेट्स जो हैं वो आयरन डोम कैच कर लेता है। तो हमास वालों को पूरा इनको पता है कि अगर हमें किसी टारगेट पर, किसी ऑयल पाइपलाइन पर 10 रॉकेट्स गिराने हैं तो हमें आयरन डोम को चकमा देने के लिए कितने रॉकेट्स भेजने पड़ेंगे। और ये जो 90% रॉकेट्स आयरन डोम तबाह कर रहा है हवा में, एक एक सस्ते रॉकेट को तबाह करने के लिए इसराइल का आयरन डोम $80,000 का एक एक रॉकेट अपना ज़ाया भी कर रहा होता है।